आखिरकार प्रिया ने ट्रेन पकड़ ही ली। उसने अपने पति से झूठ बोला था कि उसे बैंक के जरूरी कागजात लेने मायके जाना है, पर असलियत ये थी कि वह एक दबी हुई चीख की तलाश में जा रही थी। प्रिया जानती थी कि उसे झूठ क्यों बोलना पड़ा। उसका पति रवि एक सुलझा हुआ इंसान था, पर वह तर्क पर जीता था, भावना पर नहीं। प्रिया को डर था कि अगर वह रवि से कहती है कि माँ डरी हुई लग रही है और बहू उन्हें धूप में काम करा रही है, तो रवि शायद कहेगा, ये तुम्हारा भाई और भाभी का घरेलू मामला है, बीच में मत पड़ो वरना गृहस्थी टूट जाएगी। प्रिया ये जोखिम नहीं ले सकती थी। उसे अपने भाई की गृहस्थी तोड़ने का डर नहीं था। प्रिया जानती थी सच का सामना होते ही भाई की हिम्मत जवाब दे देगी। माँ के सम्मान की इस निजी जंग में वह किसी बाहरी गवाह को नहीं लाना चाहती थी। ट्रेन ने जैसे ही गति पकड़ी, प्रिया की बेचैनी बढ़ती चली गई। ट्रेन के हर हिलोरे उसके दिल को एक नई आशंका से भर रही थी। उसकी आंखें बंद थी और उसके दिमाग में पिछली बार की फोन कॉल किसी फिल्म की तरह चल रही थी। माँ की थरथराहट, जब माँ ने दबी आवाज में पेट ठीक न होने का बहाना किया था। तारा का खांसना, वह तेज खांसी जो धमकी का एक कोडवर्ड थी, मैं यही हूँ, सावधान रहो। फिर उसे तारा का वह क्रूर फैसला याद आया। कुछ महीने पहले तारा ने माँ का पसंदीदा पुराना पलंग बिना पूछे कबाड़ी को बेच दिया था। वह पलंग जिस पर प्रिया बचपन में कहानियां सुनकर सोती थी, ये केवल एक पलंग नहीं था, ये तारा द्वारा घर पर सत्ता हथियाने का पहला संकेत था। तारा ने तब कहा था, ये पुराना है और गंदगी जमा करता है, मगर प्रिया समझती थी वह पलंग घर में माँ के अधिकार का प्रतीक था, जिसे तारा ने जानबूझकर हटा दिया था। प्रिया को एहसास हुआ कि तारा की क्रूरता केवल ईर्ष्या या तुच्छ अपमान तक सीमित नहीं थी। ये एक सुनियोजित घेराबंदी थी। पहले चीजों को हटाओ, फिर माँ को किनारे करो, और अंत में उन्हें इतना तोड़ दो कि वह स्वयं ही बोझ मानकर घर छोड़ दें। ट्रेन से उतरकर प्रिया ने जल्दी से एक रिक्शा लिया और पुरानी गली के मोड़ पर उतरी। तपती दोपहरी अपने चरम पर थी। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था और जमीन से गर्म हवा के थपेड़े लग रहे थे। उसके पैर तपते कंक्रीट पर पड़ते ही जलने लगे, पर उसे अपनी सारी पीड़ा का ध्यान नहीं रहा। उसका दिल ढोल की तरह जोर से धड़क रहा था और हर कदम के साथ उसकी आशंका बढ़ती जा रही थी। प्रेम कुटीर का गेट खुला था। प्रिया ने अंदर कदम रखा। घर के अंदर मृत्यु जैसा सन्नाटा था, ठीक वैसा ही जैसा उसकी माँ की आवाज में सुनाई देता था। प्रिया सीधे रसोई की ओर बढ़ी, जहां माँ को होना चाहिए था, पर वह खाली थी। तारा कहाँ है, माँ कहाँ है, ये सवाल उसके दिमाग में हथौड़ी की तरह बज रहे थे। तारा शायद एसी चलाकर कमरे में सो रही होगी, लेकिन माँ कहाँ थी? प्रिया बेचैन होकर आवाज लगाने ही वाली थी कि उसकी नजर बरामदे के पार बने छोटे से आंगन पर पड़ी, जहां कपड़े सुखाने की रस्सी बंधी थी। अगले ही पल प्रिया की आंखें अविश्वास और आतंक से फैल गई। चिलचिलाती धूप सीधे आंगन पर पड़ रही थी। वहां जमीन पर बिछे एक फटे पुराने मैले बोरे पर उसकी माँ उमाजी निढाल पड़ी थी। उनके कपड़े मैले थे, उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा की लकीरें थी। उनका मुंह हल्का सा खुला था, जैसे वह बेहोशी की हालत में हाँफ रही हूं, और उनकी छाती मुश्किल से ऊपर नीचे हो रही थी। पास ही एक पानी का खाली लोटा पड़ा था। ये देखते ही प्रिया के होठों से एक दबी हुई चीख निकली, जो हवा में ही अटक गई। ये मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी शक्तिशाली माँ, जिसने अकेले हम दोनों को पाला था, वह कैसे इस तरह एक फटे बोरे पर? वह दौड़कर माँ के पास पहुंची। तपती जमीन से उसके पैरों के तलवे जल उठे, पर उसे इसका एहसास नहीं हुआ। उसने माँ के सूखे झुलसे हुए हाथ को छुआ। उनका शरीर तवे सा गर्म था। उनकी पसली और चेहरे की हड्डियां साफ दिख रही थी। माँ को ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा था। बिना एक पल बर्बाद किए उसने अपनी समस्त शक्ति लगाई और अपनी माँ को सहारा देकर उठाया। वह लड़खड़ाती हुई माँ को घर के सबसे ठंडे माने जाने वाले स्टोर रूम में ले आई, जो अब कबाड़ से भरा रहता था। उसने तुरंत एक बाल्टी से पानी लिया और माँ के चेहरे पर छींटे मारी। माँ की आंखें धीरे से खुली। उन्होंने प्रिया को देखा और एक पल के लिए उनके चेहरे पर डर और फिर राहत का भाव आया। तू कब आई बेटा? उमा जी ने मुश्किल से कहा। अभी आई हूं माँ, आप ठीक हो जाएंगी, प्रिया ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, पर उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थी। प्रिया ने माँ को लिटाया
और फिर वह स्टोर रूम के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अब तूफान से पहले की खामोशी थी। वह जानती थी कि चिल्लाने से माँ और कमजोर होगी। उसे पूरे सच को समझना था और फिर ऐसी चोट करनी थी जिसकी गूंज पूरे समाज में जाए। तभी गेट पर रिक्शे की रुकने की आवाज आई। कुछ ही देर में बहू तारा हाथों में महंगे बाजार के थैले लिए अंदर आई। जैसे ही तारा ने स्टोर रूम के पास खड़ी प्रिया को देखा, उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसकी बनावटी मुस्कान अचरज, डर और फिर तुरंत आक्रामक अहंकार में बदल गई। अरे प्रिया, तुम अचानक बिना बताए, यह क्या तरीका है आने का? तारा ने पूछा। अपनी घबराहट को छुपाते हुए प्रिया ने एक पल के लिए तारा की आंखों में देखा। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थी। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपने हाथ में पकड़े पानी के खाली लोटे की ओर इशारा किया। तारा भाभी, प्रिया की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। यह लोटा वहां बाहर धूप में क्यों पड़ा था? तारा ने बाजार के थैलों को सोफे पर पटका और कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज में अब कोई मिठास नहीं थी, केवल जहर था। ओह, तो ये नाटक है तुम्हारे अचानक आने का? तारा ने घूरते हुए कहा। तुम्हारी माँ को ड्रामा करने की आदत है प्रिया। वह खुद ही सुबह से अड़ी थी कि उन्हें कपड़े धोने हैं और बाहर बैठना है। क्या मैं उन्हें रस्सी से बांध कर रखूं? और वैसे भी, तारा एक कदम आगे बढ़ी और आवाज को और तेज करते हुए बोली, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरे पति का और मेरा घर है। तुम्हें माँ की इतनी चिंता है तो उन्हें अपने घर क्यों नहीं ले जाती? यहाँ जासूस बनकर माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है। प्रिया का नियंत्रित गुस्सा अब फूट पड़ा। तारा भाभी, प्रिया ने इतनी जोर से कहा कि पूरा घर बूझ उठा। मेरी माँ इस घर की मालकिन चिलचिलाती धूप में बेहोश क्यों पड़ी थी और आप मुझे मेरी हैसियत बता रही है? तारा हंस पड़ी, एक कड़वी भयानक हंसी। मालकिन, अब इस घर में मेरा अनुशासन चलता है। मैंने बस उन्हें थोड़ा अनुशासन सिखाया है। अनुशासन? प्रिया का चेहरा आक्रोश से तमतमा उठा। क्या उन्हें धूप में मरने के लिए छोड़ देना अनुशासन है? क्या उन्हें ठीक से खाना ना देना अनुशासन है? हाँ, मुझे पता है कि आप उन्हें ठीक से खाना नहीं देती। उनकी आंखों में डर क्यों है? तारा भाभी, आप उन्हें डराती हैं? इसी गहमा गहमी के बीच अचानक घर का दरवाजा खुला। आकाश थका हारा सा ऑफिस से अंदर आया। आकाश ने देखा बीच हॉल में तारा हाथ उठाए खड़ी थी और उसके सामने प्रिया गुस्से से कांपते हुए खड़ी थी। स्टोर रूम का दरवाजा थोड़ा खुला था, जहां से उसकी मां के लेटे होने का हल्का सा हिस्सा दिख रहा था। ये सब क्या हो रहा है? आकाश की आवाज डर और असमंजस से भरी थी। तारा तुरंत मौका ताड़ गई। उसने अपने चेहरे पर पीड़ित होने का भाव लाया। देखो आकाश, अपनी बहन को आते ही मेरे साथ झगड़ा कर रही है। कह रही है कि मैंने माँ को धूप में डाल दिया। ये घर में ड्रामा खड़ा करने आई है, हमारी शांति भंग करने। आकाश ने एक क्षण के लिए तारा को देखा, जिसकी आंखों में खतरा भरा था, और फिर उसने देखा प्रिया के चेहरे पर वास्तविक पीड़ा। उसका दिल तेजी से धड़का। वह तुरंत स्टोर रूम की ओर भागा। जैसे ही उसने दरवाजे से अंदर झांका और अपनी माँ को उस छोटे अंधेरे सामान से भरे कमरे में निढाल लेटे देखा, उसका कलेजा मुंह को आ गया। उमा जी का चेहरा अभी भी पीला था और उनके माथे पर पसीने की बूंदें थी। माँ, आकाश घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। ये क्या हो गया? आप यहाँ क्यों? उमा जी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा गर्मी लग गई थी। तू क्यों परेशान होता है? आकाश धीरे से उठा। उसका चेहरा पश्चाताप, बेबसी और क्रोध का एक भयानक मिश्रण था। प्रिया, तुम माँ को यहाँ से आराम से उठाकर उन्हें उन्हें पुराने कमरे में ले जाओ, आकाश ने दबी आवाज में कहा। क्या तुम्हें पता था कि माँ इस तरह धूप में बाहर थी? प्रिया की आवाज अब टूटी हुई थी। आकाश नीचे देखने लगा। उसके चेहरे पर गहरी शर्म थी। वह कुछ नहीं बोला। उसका मौन ही सबसे बड़ा अपराध था। बस, प्रिया ने ठान लिया, यह मामला अब इस घर की दीवारों तक सीमित नहीं रहेगा। तभी तारा ने अंतिम दांव खेला। अगर मैं इतनी ही खराब हूं तो कल सुबह मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इससे पहले कि प्रिया जवाब देती, आकाश घबराकर तारा के पास गया और फुसफुसाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो तारा, मुझे तुम्हें नाराज नहीं करना चाहिए था, मैं संभालता हूँ। प्रिया ने गहरी नफरत के साथ तारा को देखा। अपने भाई की कायरता पर उसे इतनी शर्म आई कि वह अपनी माँ के दुख को भी कुछ पल के लिए भूल गई।
आकाश ने तारा से माफी मांगकर न केवल प्रिया को नीचा दिखाया था, बल्कि अपनी माँ के अपमान पर मुहर लगा दी थी। प्रिया ने माँ को सहारा दिया और उन्हें रसोई के पास वाले छोटे कमरे में ले गई। शाम ढल चुकी थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। सब अपने अपने कमरे में थे। प्रिया को नींद नहीं आ रही थी। उसे तारा की आंखों में क्रूरता के पीछे कोई गहरा राज दिख रहा था। ये सिर्फ सास बहू की लड़ाई नहीं थी। उसे चुपचाप अपनी जगह छोड़ी और दबे पांव माँ के छोटे कमरे की ओर बढ़ी। माँ, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, अब कोई नहीं है। मुझे सच सच बताइए, आप इतनी डरती क्यों हैं? क्या वजह है? ये सिर्फ सास बहू का झगड़ा नहीं है, मुझे पता है। उमा जी ने चारों ओर देखा, जैसे डर रही हो कि दीवारों के भी कान हैं। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बहुत धीमी टूटी हुई आवाज में एक भयानक सस्पेंस का खुलासा किया। प्रिया, तारा केवल इसलिए गुस्सा नहीं है कि मैं पुरानी हूं। वो मुझसे बदला ले रही है, जायदाद का। कैसी जायदाद? प्रिया का दिल धड़कने लगा। उमा जी ने फुसफुसाते हुए कहा, वह कह रही है कि अगर मैं उसे इस घर के कागजात नहीं दूंगी तो वह आकाश को मुझ पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए मजबूर करेगी। और सबसे बड़ी धमकी उसने दी है कि अगर मैंने कागजात नहीं दिए तो वह मुझे हमेशा के लिए वृद्धाश्रम भेज देगी। क्या? प्रिया ने अविश्वसनीय सदमे से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ये सिर्फ प्रताड़ना नहीं थी, ये लालच से जन्मा षड्यंत्र था। प्रिया ने रात वहीं माँ के पास अपने भाई की मानसिक गुलामी को तोड़ने की रणनीति बनाते हुए बिताई। सुबह प्रिया ने आकाश को उसके कमरे में अकेले पाया। आकाश, प्रिया की आवाज नरम पर अत्यंत गंभीर थी। क्या तुम चाहते हो कि जब तुम बूढ़े हो जाओ तो तुम्हारी बेटी भी तुम्हें इसी तरह भंडार घर में पाए? क्योंकि तुम आज गलत का साथ दे रहे हो। तुम्हारी चुप्पी ही तारा की ताकत है भाई। आकाश फुट फुट कर रो पड़ा। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं डरपोक हूँ। मुझे बताओ मैं क्या करूं? प्रिया को लगा कि वह आधे से ज्यादा युद्ध जीत चुकी है। आज से तुम बदलोगे आकाश। तुम दिखाओगे कि तुम अपनी माँ के बेटे हो। ये लड़ाई हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। नाश्ते के टेबल पर तनाव चरम पर था। तारा पहले से ही कहीं ज्यादा अहंकारी होकर बैठी थी। आकाश शांत था, पर उसके चेहरे पर अब शर्म नहीं बल्कि दृढ़ता थी। तारा ने जानबूझकर उमा जी को नजरअंदाज किया और आकाश से कहा, मैंने बाजार जाने के लिए पैसे निकाले हैं। माँ की फालतू चीजें बेचनी है। नहीं तारा भाभी। प्रिया उठी और अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा। कोई भी फालतू चीज नहीं बिकेगी। तारा ने आंखें घुमाई। ओह, तो अब तुम रानी बनकर रहोगी? नहीं तारा भाभी, प्रिया ने दृढ़ता से कहा, यह घर मेरे भाई का है और मेरी माँ का है, और अब ये मेरा भी घर है, जब तक मेरी माँ को यहाँ रानी जैसा सम्मान नहीं मिल जाता। तारा ने देखा कि आकाश ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुप था, पर प्रिया का समर्थन कर रहा था। तारा को पहली बार अकेलापन महसूस हुआ। प्रिया ने मुस्कुराते हुए तारा से कहा, सोच समझ कर कदम उठाना, क्योंकि अब आप अकेली हैं। और हाँ, जायदाद के कागजात के बारे में मुझे लगता है कि वकील से बात करना सही रहेगा। तारा का रंग उड़ गया। वह जान गई थी प्रिया को सारे राज पता चल गए हैं। तारा ने अपने अहंकार की अंतिम ढाल उठा ली। तुम क्या बकवास कर रही हो प्रिया? मैं बस इस घर में सम्मान चाहती थी, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बुरी हूं तो सुनो। तारा ने सीधे आकाश की ओर देखा। आकाश, अगर तुम आज अपनी बहन की बात मानते हो तो अभी मैं इसी वक्त ये घर छोड़ रही हूँ। और याद रखना, मुझे तुम्हें और तुम्हारी माँ को मानहानि के झूठे मुकदमे में फंसाना पड़ेगा। तुम्हारी माँ बूढ़ी होकर जेल में सड़ेंगी। तारा का यह अंतिम वार था। आकाश एक पल के लिए फिर से डगमगाया। काफी हो गया तारा भाभी। प्रिया की आवाज में एक नई नीरव शक्ति थी। अब मैं बताऊंगी कि कौन किसे प्रताड़ित कर रहा है। तुम मेरी माँ को झूठे मुकदमों की धमकी दे रही हो ताकि वह तुम्हें जायदाद के कागजात दे दे। क्या यह सच नहीं है? आकाश हक्का बक्का होकर तारा को देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि तारा सिर्फ क्रूर नहीं बल्कि खतरनाक अपराधी है। तुमने मेरी माँ को कल चिलचिलाती धूप में बाहर मरने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तुम्हें संपत्ति नहीं दी। आकाश कांपते हुए अपनी माँ के कमरे की ओर भागा। आकाश ने माँ को सहारा देकर हॉल में लाया। तारा, आकाश ने दृढ़ता से कहा, मेरा घर टूट गया है और इसे तोड़ने वाली तुम हो। मैं उस औरत के साथ एक पल भी नहीं रह सकता जो मेरी माँ को जायदाद के लिए धूप में मरने के लिए छोड़ दे। तुम्हारी इज्जत मेरी माँ की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। आकाश ने दरवाजे की ओर इशारा किया। तुम जा सकती हो अभी। और हाँ, अगर तुमने मेरी माँ या बहन के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की कोशिश की
तो मेरे पास तुम्हारी धमकियों का प्रमाण है। प्रिया ने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। तारा की आंख बड़ी हो गई। उसकी अंतिम चाल भी विफल हो गई थी। बिना एक शब्द बोले, बिना अपने सामान को उठाए, वह हार मानकर दरवाजे के बाहर निकल गई। प्रेम कुटीर ने राहत की एक लंबी सांस ली। आकाश वहीं अपनी माँ के पैरों पर गिर गया और रो पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं कायर था, मैं अंधा हो गया था। उमा जी ने प्यार से अपने बेटे का सिर सहलाया। नहीं बेटा, तुम भ्रमित थे और आज मेरी बेटी की हिम्मत ने तुम्हें और मुझे दोनों को बचा लिया। प्रिया अपने भाई और माँ को गले लगाकर रोने लगी। यह जीत और मुक्ति के आंसू थे। उस दिन के बाद उमा जी ने जायदाद के कागज तुरंत अपने नाम से प्रिया और आकाश दोनों के नाम कर दिए, ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो। आकाश ने कानूनी तौर पर तारा से संबंध विच्छेद कर लिया। ये कहानी एक प्रेरणादायक संदेश देती है। एक बेटी का नीरज साहस और सत्य शक्ति लालच और क्रूरता के बड़े अंधेरे को भी दूर कर सकती है। उमा जी, जो चिलचिलाती धूप में मरने को मजबूर थी, अब अपनी बेटी की हिम्मत और बेटे के पश्चाताप के साए में अपने ही घर प्रेम कुटीर में रानी की तरह जी रही थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम लाएंगे ऐसी ही कहानियां जो आपके दिल को छू जाएगी।